करेंगे। अब इसके बाद कलिमात तबरीक के लिए क़ब्ल इसके कि मैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शहमेरी साहब को दावत दूँ, उनके बारे में चंद जुमले अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आप मारूफ़ मुहक़्क़िक़, नक्काद और शायर हैं। आपने शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी से 1989 में प्रोफेसर नजमुल हुदा साहब की निगरानी में उर्दू गज़ल के इस्तिआराती निज़ाम पर PhD की डिग्री हासिल की। आपने मुख्तलिफ़ इदारों में बतौर उर्दू प्रोफेसर खिदमत अंजाम दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप सदर शोबे के ओहदे पर फाइज़ रहे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी में शेखुल जामिया होकर आप 2021 में वजीफ़ा याब हुए। आपके हज़ारों तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम बहुत जल्द उनका एक बसीत और तवील और मालूमाती लेक्चर कुरानी इस्तिआरात की फ़नी अज़मत सुनेंगे। मैं सिर्फ़ हुज़ूर वाला से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि चंद कलिमात तबर्रुक के तौर पर इरशाद फरमा दें। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास डॉक्टर अमानुल्लाह, मेहमान खुसूसी और सारी सदर शोबा अरबी फ़ारसी और उर्दू जनाब ज़ाहिर हुसैन साहब, मेहमान खुसूसी शकील अख्तर साहब और क़ाज़ी हबीब साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, सबसे पहले तो गांधी जयंती की मुबारकबाद आप सबको। और इस अबनाए ख़दीम के इस मख़सूस इजलास में शिरकत करते हुए मुझे बड़ी मसरत हो रही है। वजह इसकी यह है कि मैं पिछले 2 बरसों से हाज़िर ना हो सका। कुछ मसरूफ़ियात थी, कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ नासाज़ियत तबीयत वग़ैरह सब उसमें शामिल थे। अल्लाह का करम है कि इस बार हाज़िर हूँ। मगर आप ये ना समझें कि मैं इससे बिल्कुल दूर रहा हूँ। हर 2 अक्टूबर को मैं हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में रहूं, मेरा दिल यहीं तड़पता हुआ रहता है और मैं चश्मे तख़य्युल से देखता रहता हूं कि यहाँ क्या क्या कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो मुझे पंदलीब शादानी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है कि हम तुझे भूल गए हाय सादा दिली तेरी, हम तुझे भूल गए हाय सादा दिली तेरी, कोई तायर कभी भूला है नशेमन अपना, कोई तायर कभी भूला है नशेमन अपना। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं दिन भर कहीं भी उड़ता फिरता रहूं, लेकिन शाम होती है तो मुझे अपना नशेमन याद आता है और यही मेरा नशेमन है और मैं यहाँ आकर थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे याद किया। आगे बढ़ने से पहले मैं इस सालाना इजलास में कुछ मुबारकबादियाँ पेश करूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर नाजिया को PhD मुबारक। इन्होंने मुझे वैभा वसीम में दावत दी थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं आ सका। और डॉक्टर आयशा को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों ने PhD की अमान के अंडर में, और अमान साहब आपको भी बहुत मुबारकबाद। एक कोई नईमुर रहमान साहब हैं, मुझे इनसे मुलाकात नहीं है। उन्होंने सज्जाद हुसैन साहब के निगरानी में, अच्छा वो भी आप ही के हैं, चलिए ये हो गए। और उसके बाद यासिर के, डॉक्टर यासिर की निगरानी में कोई राकिया नाजनीन हैं क्या? ओ माशाल्लाह, आप भी तशरीफ़ रखती हैं, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबकी खिदमत में 2 बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी किताबें छपवाइए। मक़ाला लिखने का मतलब यह होता है कि उसकी इशाअत पज़ीरी हो और वो लोगों तक आपकी बात पहुँचे। दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अपने ज़हन में ऐसा सोचता रहता हूँ कि PhD का जो टॉपिक होता है वो ज़िंदगी भर के लिए होता है, यानी आप उसमें से ज़ाविया निकालते जाएँ तो निकलता जाएगा। इसको यहीं पे ख़त्म मत कीजिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। ये 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था। खादिम उर्दू अवार्ड के लिए रफ़ीक साहब आपका बहुत बहुत मुबारक हदीया तबरीक पेश करता हूँ।
और आपने भी मुझे दावत दी थी अपने इस किताब की रस्म इजरा के मौके पर। मैं अपनी किताब कुरान का जो फ़नी इस्तारे का जो है उसके बिल्कुल आखिरी मरहले में वो किताब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आपके जलसे में शिरकत नहीं कर सका, माजरत ख़्वाह हूँ। और आपने अभी अवार्ड के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई। एक बात मुझे याद आ गई तो अर्ज़ कर देता हूँ, और वो ये है कि आप जानते होंगे गुलजार जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे हैं, राइटर हैं, शायर हैं उर्दू के, उनको हम लोगों ने अवार्ड दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से ऑनरी डॉक्टर का। तो वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उस वक्त एक बात बताई थी, मैं आज आपकी बातें सुनकर मुझे वो बात याद आ गई कि उन्होंने अवार्ड लिया हो ऑनरी डॉक्टरशिप का और कहा कि आप लोगों ने अच्छा किया कि मुझे अवार्ड दिया, हालांकि मैं इस वक्त 80 के साल के करीब हूँ। बहुत अच्छा किया। क्यों? इसलिए अच्छा है कि इससे हमें यकीन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए फ़ायदा पहुंच रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इस वक्त भी समाज के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, इसलिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है। और आपने ये भी कहा कि ठीक है नौजवानों को अवार्ड देना चाहिए, सही बात है, मगर वो अवार्ड एक बिल्कुल अलग तरह का होना चाहिए, यानी उनकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड होता है। ये जो अवार्ड हमको हमारी उम्र में जो मिलता है वो वाकई इस बात की तस्दीक करती है कि हम अभी इस वक्त भी हम समाज के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो एक बात हो गई। और आपने 10,000 का ऐलान किया, बहुत खुशी की बात, ये बहुत अच्छी है। देखिए, हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं किस्सा-ए-ज़र, तो हमेशा जब भी कोई इस तरह का इनाम दिया जाता था तो किस्सा-ए-ज़र हम पेश करते थे, उर्दू की इस्तिलाह है ये। ठीक है, तो ये किस्सा-ए-ज़र वाली बात बहुत कबूल है, काबिल कबूल है, और इंशाअल्लाह इस पर हम गौर करेंगे अमनल्ला साहब और दीगर मिलकर। अच्छा, तो मैं एक और बात याद आ गई। मैं जब जिन दिनों में कृष्णगिरी में था 1980 से 86 तक, तो डॉक्टर मसूद एक हैं वहाँ पर, हाँ, डॉक्टर मसूद और मैं, हम दोनों मिलकर मद्रास आते थे और दूरदर्शन केंद्र में हम चाहते थे कि उर्दू का एक प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो बहुत मेहनत करने के बाद हमको एक प्रोग्राम दिया गया, मगर उसमें चालाकी ये की गई कि वो 15 मिनट का जो स्लॉट उस वक्त दिया गया था हमको, वो चित्रहार के वक्त पर दिया गया था। चित्रहार कौन? देखिए, चित्रहार उस जमाने में जब टेलीविजन 10 बजे रात के बंद हो जाता था, तो चित्रहार देखने वाले लोग उर्दू का प्रोग्राम क्यों देखेंगे? तो फिर हमको फाइट करना पड़ा था कि भाई चित्रहार का टाइम उसको निकाल कर बाद में दीजिए आप। तो आपका ख्याल सही है कि सब लोगों को इसमें मिलकर अगर करेंगे, अपना हक हम हासिल करें। हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है, और इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया। मैं शकील अख्तर साहब, ये बिल्कुल आपके ही नाम के एक और हमारे दोस्त हैं, यूजीसी में रहते हैं वो, तो मैं आपका नाम सुनकर बिल्कुल मेरे दिल पर नक्श हो गया, मगर आपकी तकरीर सुनकर बहुत ज़्यादा नक्श हो गया, इसलिए कि इतनी मुख्तसर और इतनी जामे तकरीर यहाँ पूरे दिन भर में नहीं हुई और होगी भी नहीं। देखिए कि मैं कविकों के साथ बहुत मैंने वक्त गुजारा है, बहुत ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि कविकों मुझको ये बताते थे, ये मत सोचो कि तुमको तकरीर में क्या कहना है, बल्कि ये सोचो कि तुमको तकरीर में क्या नहीं कहना है, क्योंकि जब वो पता हो जाए तो बहुत सारी बातें जो है हमें छोड़कर असल बात कहने के आते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आपके साथ एक अरबी का एक शेर याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या शेर था वो, या ज़ीफ़ना लो जीतना ले वजदतना, या ज़ीफ़ना ले जोत लो जीतना ले वजदतना ओ नहनु ज़ुयूफ़ व अंता रब्बुल मंजिल। मतलब ये है कि ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जब तू हमारे घर आएगा तो तू हमें ऐसे पाएगा जैसे कि हम तेरे मेहमान हैं और तू घर का मालिक है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट, हमारा घर है सर। आप हमारे पास मेहमान आए, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि
कि आप हमारे घर आते रहिए और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन सबकी सरपरस्ती, हम सबकी सरपरस्ती फरमाते रहिए। अल्लाह आपके एजाज़ में और तरक्की इनायत फरमाए। मुझे खुर्शीद साहबा के बारे में कहा, मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मुलाकातें मेरी रही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चलिए साहब, एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरे जो निगरानकार थे यहाँ पर, प्रोफेसर नजमुल हुदा साहब, मेरे हमारे हयात इफ्तिखार, और हमारी बहन बैठी हुई है परवीन फातिमा, हम सबके वो थे। अब निहायत मुखलिस आदमी और निहायत शरीफ इंसान, मैं उनके बारे में कई बार बोल चुका हूँ। जब हमें पता चला नवंबर 1988 में कि वो जा रहे हैं, तो हम लोग कृष्ण बानबड़ी में था मैं, तो वहाँ से भागा भागा आया, मैं और जलाल इरफान साहब। उनके एजाज़ में एक तकरीब थी बिलाल होटल में, तो वहाँ पर सब लोग तकरीरें कर रहे थे। तो परवीन को याद आ रहा है, तो वो उस वक्त मैंने एक नज़म पढ़ी थी। वो नज़म बाद में मुसलमान में छपी थी, लेकिन कहीं खो गई थी, मिल गई, तो मैंने सोचा कि वो नज़म आज उनकी याद में सुना दूँ मैं। नज़म का उन्वान है साये हुमा। हुमा का साया। हुमा के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो परिंदा ऐसा है जिसके सर पर से उड़ जाए तो वो बादशाह बन जाता है। तो ये साये हुमा है। मैंने अपने उस्ताद के लिए नज़म लिखी थी, छोटी सी नज़म है, सुन लीजिए। इसमें एक हुमा आ गया कहीं से, उसके बाद वो बिहार चले गए थे, तो उस रात हमने पढ़ी थी नज़म। एक हुमा आ गया कहीं से सबकी किस्मत को साथ लेके। एक हुमा आ गया कहीं से सबकी किस्मत को साथ लेके, चंद बरसों तलक सबों पर उड़ता फिरता रहा सरों पर। चंद बरसों तलक सबों पर उड़ता फिरता रहा सरों पर, उसके साए तले जो आया तख्ते ताऊस उसने पाया। उसके साए तले जो आया तख्ते ताऊस उसने पाया, उसने साए को यूं बढ़ाया अब तो बेगानो सबने पाया। ऐसा नहीं कि हुमा तो बेचारा किसी एक के सर पर से गुजर के जाता है, उन्होंने तो अपना साया सबके ऊपर बढ़ाया। जब बिछड़ने लगा वो सबसे, मैंने पूछा यही अदब से। जब बिछड़ने लगा वो सबसे, मैंने पूछा यही अदब से, क्या हमें फिर नहीं मिलेगा आपका ये साया? क्या हमें फिर नहीं मिलेगा उम्र भर आपका साया? सुन के बातें वो बावफाए मुस्कुराते हुए कहाए। सुन के बातें वो बावफा ये मुस्कुराते हुए कहाए। आखिरी बंद ये है कि हाँ ये सच है कि जिस्म मेरा अब यहां पर नहीं रहेगा। हाँ ये सच है कि जिस्म मेरा अब यहां पर नहीं रहेगा, पर हकीकत है ये भी सुन लो, मेरा साया यहीं रहेगा, मेरा साया। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए वो एक नज़र अक़ीदत थी। एक आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि मेरी अभी हाल में एक किताब शाया हुई है, पैकरा। इसके ताल्लुक़ से दो बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं। इसमें ये किताब मैंने इसके बहुत सी नज़में हैं जो मैंने कवियों के साथ बैठकर लिखी थी। एक तो एक वजह है, दूसरी वजह यह है कि इस किताब के ताल्लुक़ से एक वाक़या जुड़ा हुआ है जो मेरा ख्याल है आज की जितनी तकरीरें हुई हैं उन सब का निचोड़ पेश करता है। वो वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं हैदराबाद में ज़राअत करा रहा था कुछ, और मेरे हाथ में एक किताब थी और मेरे बाजू में एक लड़की खातून बुरखे में थी और बैठी थी, बहुत देर खड़ी हुई थी बहुत। उसने मुझे देखकर कहा, हैदराबाद में एक आदत है, चाचा बोलते हैं, अंकल अंकल नहीं बोलते। तो उसने मुझे देखकर पूछा, चाचा आप शायरी करते हैं? तो मैंने कहा हाँ बेटा करता हूँ मैं। तो ये शायरी की किताब है? तो मैंने कहा हाँ ये शायरी की किताब है। फिर उसने पूछा इसकी कोई नज़म सुनाइए। हम लोग खड़े ही हुए हैं शॉप में, इसकी कोई नज़म सुनाइए। तो मैंने किताब ऐसा खोली तो जो नज़म मेरे सामने आई वो उसको सुना दी मैंने। नज़म कुछ इस तरह है, छोटी नज़म है, 4-5 सत्रों की नज़म इस तरह है। नज़म का उन्वान है सर लिंचिंग। लिंचिंग क्या है आपको मालूम ही है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक मासूम आदमी को मार देते हैं। तो नज़म का उन्वान है लिंचिंग। नज़म पेश है कि चंद आदमियों ने मिलकर
चंद आदमियों ने मिलकर एक आदमी की लिंचिंग की, वो मर गया। चंद आदमियों ने मिलकर एक आदमी की लिंचिंग की, वो मर गया। एक कौम ने दूसरी कौम की जबान की लिंचिंग की। समझ रहे हैं आप? एक कौम ने दूसरी कौम की जबान की लिंचिंग की, जबान को कुछ नहीं हुआ, कौम मर गई। जबान को कुछ नहीं हुआ, कौम मर गई। तो यह सुनकर उस लड़की ने मुझसे कहा, नहीं, उदास हो गई बहुत। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा, चाचा ये हम लोग 8 सहेलियां हैं, एमटेक कर रहे हैं, 8 सहेलियां हैं। अब देखिए हैदराबाद की लड़की खालिस उर्दू में बोल रही है, चाचा हम 8 सहेलियां हैं और एमटेक कर रही है फला कॉलेज में, और हम 8 को उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्या हमारी कौम मर गई? ये उसने पूछा। तो मैंने कहा, बेटा कौम मरती नहीं है, लेकिन जिस कौम की जबान मर जाती है वो कौम गूंगी हो जाती है, वो बात नहीं कर सकती, एहतजाज दर्ज नहीं कर सकती, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पूरा सरमाया उसके अंदर खत्म हो जाता है। तो याद रखने की एक चीज़ है, आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि मज़हब का मामला हो या ज़बान का मामला हो, हमें कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बस ये एक जुमला कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। बेहद शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज़।